इस वीडियो में सीएपीएफ एसी 2022 में जो कैंडिडेट रिटेन क्वालिफाई हुए हैं तो उनको डीएएफ फिल करना है। डीएएफ मीन्स डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके संबंध में हम चीजों को बात करेंगे, उसके संबंध में आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें से होता है और क्या क्या आपको फिल करना है। वंस आपने जो अप्रैल मई में जो फॉर्म भरा था, वो फॉर्म एक तरह से आप रिटन एग्जाम में अपियर होने के लिए बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन भरे थे। हाँ, वहां भी आपने इंफॉर्मेशन भरा था और वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां जो मर्जी है वो फिल कर दोगे और अब चेंज करोगे, नहीं। जो बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन है वो आपको चेंज नहीं करना है, चेंज कर भी नहीं सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी प्री फिल्ड होंगे। जब इस डीएफ को आप फिल करने लगोगे तो एक यूजर और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हो एज मेनी टाइम। आपको 26 ऑफ दिस मंथ से स्टार्ट होगा, 26/9/2020 से लेकर के 9/10/2022 यानी कि 9th ऑफ अक्टूबर 22 में आप जो है 6 PM तक आप उसको फिल कर सकते हो। उसमें से जितनी बार आप चाहो उसको जो एरिया एडिट करने लायक है उसमें आप एडिट कर सकते हो। कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी आपके पास होगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जहां आपको न्यू फील करना है, जैसे आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बारे में आपसे नहीं पूछा, आप किस किस एग्जाम में और अपियर हुए हो यूपीएससी के बारे में वो नहीं पूछा गया, आपका फोर्स प्रेफरेंस है, हॉबीज, बहुत सारी चीजें हैं, ये इसमें से फील करना है। आप डीएएफ जो है सावधानी से भरोगे, जितना हो सकता है उसमें प्रिकॉशन बरतोगे। कुछ चीजें जो है उसमें गलत हो जाता है तो ऐसा दिक्कत नहीं। जैसे कभी कभी कैंडिडेट लैंग्वेज वाले कॉलम में या हॉबी वाले में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, ये सारी चीजें आपका नहीं होना चाहिए। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर के सारी चीजें फिल की जाएगी। उसके बाद जो ऑब्वियसली है क्वेश्चन कोई क्वेरी रहेगा तो आप वो पूछोगे ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द फॉर्म। अब इसमें से क्या होगा, ये फर्स्ट पेज में देखोगे। एक चीज और देखोगे, यदि पेज होगा तो उसमें हर पेज में आपका रोल नंबर आखिरी में जो रहेगा वो आपका रोल नंबर रहेगा और आपका सिग्नेचर। ये जब आप डीए फाइनल सबमिट कर दोगे तो जो एक पेज में आपका बॉक्स बना रहेगा, इसमें यहाँ आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और राइट साइड में आपका सिग्नेचर रहेगा। ये हर पेज में आपका रहेगा, जितना भी पेज। तो फर्स्ट पेज आएगा तो इसमें आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, सेंट्रल असिस्टेंट, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, ये आपका 22 रहेगा, 2022। ओके। तो ये आरआईडी जो रजिस्ट्रेशन आपने शुरू में फिल करने वक्त फॉर्म फिल जब कर रहे थे तो आपको एक आरआईडी मिला होगा, 11 से स्टार्ट होकर के। ये जो भी यहाँ रोल नंबर आपका होगा, यहाँ नेम होगा, यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ मोबाइल नंबर। बहुत सारे जो कम्युनिकेशन हैं वो आपके ईमेल आईडी पर ही मेजोरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, तो वो आपका ईमेल आईडी जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी उसको आप बीच बीच में चेक करोगे और ऑब्वियसली है अपडेशन आपका डिफरेंट सोर्सेज से, आप आईटीबीपी के वेबसाइट से, कुछ चीज़ें यूपीएससी के वेबसाइट से, क्योंकि आईटीबीपी आपका नोडल फोर्स है तो कुछ चीज़ें आपको वहां से मिलेगी। और अभी फिलहाल के लिए आपको यूपीएससी वेबसाइट, वंस आपने डीएफ फिल कर दिया उसके बाद एक तरह से बीच बीच में आप आईटीबीपी का वेबसाइट ट्रैक कर सकते हो, या किसी भी चैनल से, या हमारे साथ जुड़े हुए हो या किसी और के साथ भी जुड़े हुए हो तो उसमें आप ये, तो यहाँ आपका ये रहेगा। फिर उसके बाद आपका नेम रहेगा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टू विच कम्युनिकेशन इज टू बी सेंड। आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, लेकिन जैसे आपकी ज्वाइनिंग लेटर होती है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसमें से प्रॉब्लम है तो उसको कुछ चीजें फिजिकल भी आपको सेंड किया जाता है। ओके। तो नॉर्मली ये एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन होगा। ये टेलीफोन, तो अब टेलीफोन का ये मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी टेलीफोन का अब मैक्सिमम लोग नहीं रखते हैं, तो ये मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर का भी ये कोई ये नहीं है। ईमेल आईडी आपका मेन है और फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस ये आपके पास होगा। नेक्स्ट यही फिर ये 3 नंबर में जो होगा डेट ऑफ बर्थ आपका। और क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन, क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि एक तरह से आप ओबीसी में हो, एससी एसटी, एक सर्विसमैन, या फिर जो आप एक सर्विसमैन, या आप सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय हो उसमें। नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन सिटीजनशिप। ऑब्वियसली ये देखो, नेशनलिटी और सिटीजनशिप में आप लगेगा कि दो क्यों, क्योंकि कुछ जो ये है, मान के चलो नेपाल, भूटान, ये सब के कंट्री के भी कुछ एलिजिबल होते हैं, तो इस वजह से ये आपका एक तरह से दिया हुआ है। जेंडर ऑब्वियसली है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल किस स्टेट से है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड। अब ये पॉइंट नंबर 8,
ये कम्युनिटी, तो देखो सपोज फॉर एग्जांपल इनका कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस है। अब ईडब्ल्यूएस यदि है तो ईडब्ल्यूएस में देखो कास्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस या जनरल हो गए तो आपको कास्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओबीसी हो तो आपको कास्ट लिखने की जरूरत है, एससी हो तो कास्ट लिखने की जरूरत होती है, एसटी हो तो कास्ट लिखने की। तो एक तो जैसे इसमें तो ये डिफरेंट है कि जैसे देखो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी बट नॉट कमिंग इन द क्रीमी लेयर एंड दस नॉट बिलोंग बीइंग इंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन शुड इंडिकेट देयर कम्युनिटी एज जनरल। देखो ओबीसी में तो हो, लेकिन आप क्रीमी लेयर में हो, क्रीमी लेयर में हो तो आप जनरल में ही ट्रीट होगे। ओके, अब कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नीदर एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज नॉर ईडब्ल्यूएस शुड बी राइट जनरल। तो देखो ना तो आप एससी हो, न एसटी हो, न ओबीसी हो और न ईडब्ल्यूएस हो, यदि ये चार कैटेगरी में नहीं हो तो आप जनरल लिखोगे। तो इन इसको आप एक बार ये देख लो। अब ये यदि आप ओबीसी में हो तो आपको एक ओबीसी एनेक्सचर भी भरना पड़ता है। ओके, ओबीसी से रिलेटेड चीजों को, तो ओबीसी से रिलेटेड यदि ओबीसी में हो तो सर्टिफिकेट नंबर, या एससी एसटी जो भी हो तो उसमें से आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपको बिलोंग करना होता है। ये डेट, फिर किस डेट को इशू हुआ है, डिजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी, फुल एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, कास्ट आप मेंशन करोगे। आप क्या कोई भी यदि ये आपका स्टेट योर रिलीजन इफ यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, इफ ओबीसी स्टेट क्रीमी और नॉन क्रीमी। तो यदि आप ये रिलीजन को भी भरना है। और इफ यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यस लिखोगे। नेम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इफ यस, यदि नो तो नो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि डू यू पोसेस अ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। आइदर आपने 3 इयर्स का किया हुआ है, या 4 इयर्स का किया हुआ है, या 5 इयर्स का किया हुआ है। 3 इयर्स मान के चलो कि प्लेन बीए बीएससी बीकॉम जो भी किया हुआ है। 4 इयर्स मान के चलो बीटेक बी आर्किटेक्चर एक्सेट्रा किए हुए हो। 5 इयर्स फॉर एग्जांपल एलएलबी वगैरह किए हुए हो, एमबीबीएस किए हुए हो, बीडीएस किए हुए हो, तो इससे संबंधित। तो इसमें अब यस और नो यदि आप करोगे तो चूंकि लास्ट डेट फिल करने का जो डीएएफ है, तो डीएएफ 9th को लास्ट फिल करने का डेट है। तो आपका 8th ऑफ अक्टूबर तक आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट, एक तरह से फाइनल सर्टिफिकेट नहीं, पासिंग का प्रूफ एक तरह से होना चाहिए कि ये पास हो चुका है। तो सर्टिफिकेट नंबर, अब सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो प्रोविजनल आप ले लो, डेट ऑफ इशू और डेजिग्नेशन ऑफ इशू अथॉरिटी और फुल एड्रेस, ठीक है। अब यदि नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ये पासिंग आउट प्रूफ होना चाहिए। देखो क्या करा, इफ यू डू नॉट पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन रूल 6 ऑफ द examination, your candidature is liable to be cancelled. The proof of passing the requisite examination should be dated earlier than the due date of DAF. तो DAF ये एक्चुअली 2019 वाला हमने लिया, तो ये 2022, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि 8th अप टू 8th ऑफ अक्टूबर तक आपका होना चाहिए, ठीक है। ये अब डू यू हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यदि फॉरेन इंस्टीट्यूशन से है तो उसको मेंशन करो, नहीं है तो नहीं। अब ये देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखो 10th 12th और ग्रेजुएशन इसका भरना होगा। तो ये सपोज इनका मान के चलो बीटेक किया हुआ है, तो जो भी है बीटेक है, बीए है, बीई है, व्हाटसोएवर है, इसमें अब ग्रेड लिखोगे या डिवीजन लिखोगे या क्लास लिखोगे, इसमें परसेंटेज लिखोगे। परसेंटेज नहीं मिलता है तो आपको सीजीपीए फॉर एग्जांपल मिलता है तो कोई जरूरी नहीं सब में। अब इसमें मान लो किसी को परसेंटेज मिला, किसी को स्कोर मिला सीजीपीए में, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट आपके, तो सब्जेक्ट सारे नहीं। अब मान के चलो किसी का 20 सब्जेक्ट है तो 20 नहीं मेंशन करोगे, मेजर मेंशन कर दोगे। नेम ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ये तीनों में, फिर नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी ये तीनों में फिल करोगे। नेक्स्ट आपका है कि आप क्या, आपके पास एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट है, यदि नहीं तो नहीं, है तो है। आर यू एक्स सर्विसमैन, नहीं तो नहीं। आर यू सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि नहीं तो नहीं, और हो तो यस। फोर्स, अब ये आपका ऑर्डर देना है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। इसमें आप जो है इसमें इंडिकेट योर प्रेफरेंस, तो इसमें 1 2 3 जैसे भी आपको देना है, ऐसा नहीं है यस ऑर्डर में आपको मान के चलो कि इधर इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, जो भी आपको, इसको 1 देना है, जैसे भी आपको देना है तो ये दोगे। ओके, वेयर यू ईवर एम्प्लॉयड, तो यस है तो यस उसका डिटेल लिखना होगा, नहीं है तो नहीं। अब ये नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल ये जो है इसके बारे में आप लिखोगे। ओके, ठीक है, तो ये आप लिख दोगे जो भी है। अब ये मान के चलो है कि वेदर यू हैव बीन सेलेक्टेड और अप्लाइड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो यदि आपने सेलेक्ट हुए हैं या अप्लाई किए हैं तो यस लिखोगे। पहली बार ये अप्लाई किए हो तो एक तरह से इसके पहले कभी आप सेलेक्ट हुए तो
या सेलेक्ट हुए या अप्लाई किए, ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हुए तब, अप्लाई हुए तब भी आप ये लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो जो यही, यदि आपने कोई एग्जाम दिया है तो यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है कोई भी, तो इसमें आप लिखोगे ये एग्जाम, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, एडवर्टीजमेंट। देखो कोई चीज इंफॉर्मेशन आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ईयर है पता तो ईयर लिख दो, रोल नंबर पता है तो लिखो, नहीं है तो जीरो लिख दो। वेदर यू अपियर्ड इन द एट द एग्जामिनेशन, यस और नो। जैसे सब टाइम आप फॉर्म फिल कर देते हो, अपियर नहीं होते हो, तो एग्जामिनेशन में अपियर हुए हो तो यस, नहीं तो नहीं। इंटरव्यू में अपियर हुए हो तो यस, नहीं हुए तो नो। अपॉइंटमेंट आपका फाइनल हुए हो तो यस, नहीं तो नहीं। हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी फ्रॉम एनी ऑफ देयर एग्जामिनेशन सिलेक्शन, नो तो नो, यस तो यस आप लिखोगे। अब ये नेम ऑफ फादर आप लिखोगे, नेम ऑफ मदर लिखोगे, नेशनलिटी ऑफ फादर लिखोगे, नेशनलिटी ऑफ मदर लिखोगे, फादर्स प्रोफेशन लिखोगे, मदर्स प्रोफेशन लिखोगे। ओके, फादर सर्विस में है तो उसके बारे में लिखोगे, एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, ये डिस्ट्रिक्ट, फिर सेम मदर के लिए फादर का प्रेजेंट पोस्टल ऑर्डर एड्रेस, यदि वो नहीं है तो उनका लास्ट एड्रेस, ये आपका मदर का भी प्रेजेंट एड्रेस, यदि नहीं है तो लास्ट एड्रेस, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है आपके फैमिली के पास कुछ ये है, चूंकि ये ईडब्ल्यूएस वाले में है तो आपको ये करना है, तो चूंकि नो लिखोगे, यस लिखोगे तो आप ईडब्ल्यूएस में होगे ही नहीं। नेक्स्ट है व्हाट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज, तो देखो इसमें लैंग्वेज वाले में बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो जो लैंग्वेज होता है तो आपको इसमें से कुछ कैंडिडेट इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज है ना, तो आप ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स ये करोगे ना तो उसमें शायद इंग्लिश आपका नहीं आएगा, तो अदर्स में आपको आएगा। अदर्स में आप इंग्लिश जानते हो, फ्रेंच जानते हो या जो भी जानते हो, तो इसमें इसमें मेनली आपको इंडियन लैंग्वेज आएगा। और अदर्स में आप जाओगे तो इसमें इंग्लिश, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं भरते हैं कि सर इंग्लिश था ही नहीं, इंग्लिश अदर्स वाले में करके है। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज है वो सारे आपको दिए रहेंगे। तो रीड ओनली है तो आप रीड ओनली में लिखोगे कि ये लैंग्वेज हम जानते हैं। स्पीक ओनली में तो स्पीक, आप तीनों चीज जानते हो तो सिर्फ यही लिखोगे। कुछ कैंडिडेट हैं यहां भी लिख देते हैं, यहां भी लिखते हैं, यहां भी लिखते हैं और यहां भी, तो वो एक तरह से इरर है। और कहीं ना कहीं ये जो है, ऐसा नहीं है कि इस पर मार्क्स आपको काटेंगे, लेकिन किसी भी चीज को पॉसिबल हो तो हम सही क्यों नहीं भरें। तो ये रीड राइट एंड स्पीक, इसमें से आप लिखोगे। और जिसमें सिर्फ रीड करना जानते हो तो रीड में लिखोगे, जिसमें स्पीक करना जानते हो स्पीक लिखो, जो भी है। और एग्जामिनेशन पास, कोई एग्जाम नहीं भी पास की हो तब आप ऐसे ही उसको छोड़ दो एग्जाम। जैसे मान के चलो कोई संस्कृत जान रहा है और संस्कृत का कभी उसने एग्जाम नहीं दिया, तब भी आप लिखो कि मैं संस्कृत जानता हूँ बोलना। अब बोलने जानने के लिए तो कोई एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है ना। या फिर मान के चलो किसी ने थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया का है, साउथ में रहा, कन्नड़ सीखा, मलयालम सीख लिया, तेलुगु तमिल सीख लिया, तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम हम पास करें, तो आप बिना एग्जाम पास किए हुए भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसको आपको प्रॉपर तरीका से करना है। तो ये देखो ये आप प्राइज मेडल स्कॉलरशिप कुछ भी है तो उसके बारे में मेंशन करोगे। टीम गेम्स स्पोर्ट्स एनसीसी हिच हाइकिंग माउंटेनियरिंग एक्सेट्रा कुछ है तो आप लिखो। पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, जैसे आप सीआर यदि थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर थे, या किसी ग्रुप के टीम के कैप्टन थे, या कुछ ऐसा चीज था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट सच एज हॉबी, कोई भी हॉबी आपके पास है, बैडमिंटन, क्रिकेट और गिल्ली डंडा, या फिर आप कहीं भी माउंटेनियरिंग है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज है, पेंटिंग आप जानते हो, डांस जानते हो, सिंगिंग जानते हो, कोई भी चीज जानते हो तो उसके बारे में आप लिखो। ओके, नेक्स्ट है ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो जितना भी देखो, यदि इंक्लूडिंग दिस एग्जामिनेशन, तो ये 2019 का सपोज है तो आपको ये 22 मान के चलो, तो किसी ने 22 में फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट लिखोगे, किसी ने एक बार और अपियर हो चुके तो 2 टाइम्स, किसी का और है तो 3 टाइम्स, जैसा भी ये है तो इनका मान के चलो कि ये 4 अटेम्प्ट था, 16 17 18 19, ऑब्वियसली 19 में इनका सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट है हैव यू एवर accepted a location to a service or post on the basis of Central Armed Police Forces, तो ये नो, क्योंकि क्या है ना कि यदि आप पहले से एक्सेप्ट कर लिए हुए होते हो, पहले से ही आप सेलेक्ट फाइनल हो गए होते हो, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हो। आईडी फोटो आईडी प्रूफ जो भी आप देते हो, पैन कार्ड या जो भी है। अब लिस्ट ऑफ स्कैन्ड कॉपी अपलोडेड बाय, तो देखो ये ईडब्ल्यूएस में है, ये में है, तो इनका सर्टिफिकेट ऑफ एज और सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
और एक तरह से जो आप सर्टिफिकेट देते हो, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस वाला तो ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी हो तो ओबीसी वाला आपको देना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर। एससी एसटी में हो तो एससी एसटी वाला आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप एक सर्विसमैन में हो तो एक सर्विसमैन वाला आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जो आप जिसमें से हो, अब ओबीसी से सपोज हो तो ओबीसी में हो तो आपको एक ओबीसी अनेक्स्चर भरना पड़ेगा। ओबीसी अनेक्स्चर में क्या होगा कि आपका फैमिली का डिटेल, जो भी फादर मदर, फिर आपका जो पैन कार्ड का डिटेल होगा कि इनकम वगैरह, तो कुछ-कुछ और इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं। जब आप फिल करने लगोगे, फिर और चीज़ें हैं, जैसे-जैसे आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स आते जाएँगे, तो हम वो आपको इन्फॉर्मेशन पुट करते चलेंगे। तो जैसे भी जिनका भी ओबीसी में हो, तो आप ओबीसी में हो तो जानते हो कि आपके लिए क्या मायने रखता है। कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट के और इनकम 3 चीज़ सर्टिफिकेट पहले ज़रूरत होती है। कास्ट, इनकम और आपका परमानेंट रेसिडेंस। तो इन तीनों के आधार पे आपका ओबीसी एनसी बनता है, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, ओके, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी बनता है सर्टिफिकेट। तो इसको आपको सबमिट करना पड़ता है। अब उसको आपको तो ये सबमिट करना पड़ेगा। अब जो एससी एसटी में हो, तो एससी एसटी में इनकम का कोई मायने नहीं रखता है, ओके। वो उसमें से सिर्फ क्या होता है कि आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। ओबीसी में भी सेम सिचुएशन कि आपका सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। अब कुछ ऐसे लिस्ट कास्ट होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे सपोज ओपन में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अपने स्टेट में वो ओबीसी में आ रहे हैं या एससी में आ रहे हैं या एसटी में, तब मान्यता नहीं होगी। सेंट्रल लेवल में, यूनियन लेवल पे आपका यदि वो कास्ट है, ऑब्वियसली वो स्टेट वाइज लिस्ट होता है, लेकिन आपका लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में आपका नेम होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का देखो क्या होता है क्राइटेरिया, कि जो आपका फॉर्म फिल करने का आपका मई, सपोज एग्जैक्ट अभी मैं ध्यान नहीं आ रहा, मई फर्स्ट वीक सपोज समथिंग सेकेंड वीक में था, तो लास्ट डे फिल करने का जो फॉर्म है, हम थोड़ी देर के लिए मान के चले 9th में फॉर एग्जांपल था, तो 9th में यदि है तो आपको अप टू 8th मई 2023 तक, नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर में फॉर्म, जो वो फॉर्म जो आपने उस समय फॉर्म फिल कर रहे थे एग्जाम देने के लिए, तो उससे विद इन 1 ईयर तक आपके पास एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप आराम से भरोगे, खास करके लैंग्वेज वाला में, हॉबीज वाला में, फोर्स प्रेफरेंस वाला में। फोर्स प्रेफरेंस वगैरह आप आराम से सोचो, अभी टाइम है। आप जो भी है डिस्कस करना चाहते हो उसको करो, किसी से भी बताओ, जिससे भी हो सकता है। आप जरूरत है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक डायलॉग है कि आप मैसेज आपका होता है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो उसके आधार पर मैं बताता हूँ। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप मैसेज करें 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669, और कंटिन्यू हम इस पर वर्क करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।